दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ लेसन। आ लेसन का मतलब क्या हुआ? एक सबक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गोलू वॉज आ वेरी नॉटी बॉय। बॉय क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी वजह से ये इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है NAUGHTY। नॉटी का मतलब होता है शरारती, और ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या अर्थ हुआ? गोलू वॉज, गोलू था, आ वेरी एक बहुत, नॉटी शरारती, बॉय लड़का। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? गोलू वॉज अ वेरी नॉटी बॉय। गोलू एक बहुत शरारती लड़का था। One day he was sitting on a tree with his catapult and a stone। क्या अर्थ हुआ? One day he was sitting on a tree। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ऐसे वाक्य बनाएं जहाँ पर ये पता चले कि पास्ट में कोई क्रिया हो रही थी, चल रही थी। इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस कहा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की ING फॉर्म। जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तब हमें वॉज का यूज़ करना होता है। वी, यू, दे और प्लूरल के साथ वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ही सब्जेक्ट है जिसके साथ वॉज का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, ही वॉज सिटिंग वह बैठा हुआ था, ऑन आ ट्री ऑन मतलब पर, ऑन आ ट्री एक पेड़ पर, विद हिज कैटापुल्ट कैटापुल्ट का मतलब होता है गुलेल, अपनी गुलेल के साथ, एंड आ स्टोन और एक पत्थर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे ही वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री विद हिज कैटापुल्ट एंड अ स्टोन। एक दिन वह अपनी गुलेल और पत्थर लेकर एक पेड़ पर बैठा हुआ था। He saw a priest passing by। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC का मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। ही सॉ उसने देखा। आ प्रीस्ट, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, PRIEST, इसे प्रीस्ट पढ़ेंगे। और प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या फिर पुरोहित। तो क्या अर्थ हुआ? ही सॉ उसने देखा, आ प्रीस्ट एक पुरोहित को, या कह सकते हैं एक पुजारी को, पासिंग बाय गुजरते हुए। पास बाय का मतलब होता है गुजरना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही सॉ आ प्रीस्ट पासिंग बाय उसने एक पुजारी को गुजरते हुए देखा। द बाल्ड हैड
ऑफ द प्रीस्ट वॉज शाइनिंग इन द सन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज का यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। दोस्तों शाइन का अर्थ होता है चमकना, फोर्थ फॉर्म है शाइनिंग, आप इसे नोट कर लीजिए। और जो बाल्ड है ये एडजेक्टिव है, बाल्ड का मतलब होता है गंजा, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, स्पेलिंग है BALD। तो क्या अर्थ हुआ, द बाल्ड हेड ऑफ द प्रीस्ट, ऑफ मतलब होता है का, तो क्या अर्थ हुआ कि द बाल्ड हेड ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी का गंजा सर, वॉज शाइनिंग चमक रहा था, इन द सन धूप में। दोस्तों सन का मतलब सूरज भी होता है, धूप भी होता है, यहाँ इसका मतलब है धूप। तो इस तरह से इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द बाल्ड हेड ऑफ द प्रीस्ट वॉज शाइनिंग इन द सन। धूप में पुजारी का गंजा सिर चमक रहा था। गोलू कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर कुड का यूज़ किया गया है और आप कुड के स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, ऐसे वाक्यों में कुड का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और आप इसको नोट कर लीजिए, RESIST। रेजिस्ट का मतलब होता है कि इस चीज़ की रोकथाम करना, रोकना। गोलू कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ, गोलू खुद को, या कह सकते हैं गोलू अपने आप को नहीं रोक पाया। और दोस्तों यहाँ मैंने कुड के बारे में आपको समझाया। मैं आपको दो वाक्य देना चाहूँगा, एक अफर्मेटिव एक और दूसरा नेगेटिव। यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं तो आप वाक्य ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आप उसे नोट कर लीजिए। वह राजू से मिल सका, आई रिपीट द सेंटेंस, वह राजू से मिल सका। दूसरे वाक्य को नोट कर लीजिए, मैं नहीं दौड़ पाया, मैं नहीं दौड़ पाया। दोस्तों दोनों ही वाक्य जो हैं वो कुड वाले हैं, आप दोनों को ही ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। आगे देखिए, सो इसलिए ही एम्ड द स्टोन। दोस्तों एम का मतलब होता है निशाना लगाना, वैसे एम का मतलब उद्देश्य भी होता है और ये नाउन है, साथ में वर्ब भी है। यहाँ इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। एम का मतलब निशाना साधना, सेकंड फॉर्म एम्ड। सो इसलिए ही एम्ड, उसने निशाना लगाया, द स्टोन पत्थर का, एट द प्रीस्ट हेड, पुजारी के सर पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, गोलू कुड नॉट रेजिस्ट हिमसेल्फ, गोलू खुद को नहीं रोक सका। सो इसलिए ही एम्ड द स्टोन एट द प्रीस्ट हेड, इसलिए उसने पत्थर से पुजारी के सिर पर निशाना लगाया। आगे देखिए, द स्टोन स्ट्रक द प्रीस्ट हैड हार्ड। दोस्तों स्ट्रक का मतलब कुछ लगना, टकराना, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। द स्टोन स्ट्रक द प्रीस्ट हैड हार्ड, क्या अर्थ हुआ कि पत्थर पुजारी के सर पर ज़ोर से लगा। हिज हैड स्टार्टेड ब्लीडिंग। दोस्तों स्टार्टेड का यूज़ जब किया जाएगा जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई क्रिया मौजूद हो, जैसे वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा। तो ऐसे वाक्यों में मान लीजिए हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, वह खेलने लगा, तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर स्टार्टेड, उसके बाद जो क्रिया है उसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। तो इस तरह से जब भी लगा लगी वाले वाक्य आए तो सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हिज मतलब उसका, हेड मतलब सर, हिज हेड उसका सर, स्टार्टेड ब्लीडिंग, ब्लीड का मतलब रक्त बहना, खून बहना। तो क्या अर्थ हुआ, हिज हेड स्टार्टेड ब्लीडिंग, उसके सर से खून बहने लगा। द प्रीस्ट क्राइड आउट इन पेन। दोस्तों क्राई आउट मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द प्रीस्ट क्राइड आउट इन पेन का अर्थ हुआ कि पुजारी दर्द से चिल्लाया। एंड सॉ और देखा, गोलू को, विद हिज कैटापुल्ट, उसकी गुलेल के साथ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द प्रीस्ट क्राइड आउट इन पेन, पुजारी दर्द से चिल्लाया। एंड सो गोलू विद हिज कैटापुल्ट, और गोलू को उसकी गुलेल के साथ देखा। ही कॉल्ड गोलू डाउन। दोस्तों कॉल मतलब बुलाना, पुकारना, सेकंड फॉर्म में कॉल्ड, डाउन मतलब नीचे। ही कॉल्ड गोलू डाउन, उसने गोलू को नीचे बुलाया। एंड सैड और कहा,
डियर प्यारे, यू हैव एन एक्सीलेंट एम। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का अर्थ होता है जब हम ये दर्शाते हैं वर्तमान में किसी व्यक्ति के पास कुछ है, तो ऐसे वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में हैज़ या हैव का यूज़ हमें करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? डियर प्यारे, यू हैव एन एक्सीलेंट एम, तुम्हारा बहुत ही अच्छा निशाना है। टुमारो कल, द किंग इज़ गोइंग टू पास दिस वे, कल राजा इस रास्ते से, पास मतलब कि गुजरने जा रहा है। टेक एन एम, निशाना लगाओ, ऑफ हिज हेड, उसके सर का। एंड ही विल गिव यू, और वह तुम्हें देगा। एन एक्सीलेंट रिवॉर्ड, सर्वोत्तम इनाम वो तुम्हें देगा। एक्सीलेंट मतलब सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। और दोस्तों यदि इस वाले वाक्य के बारे में बात की जाए, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो पंडित जो पुजारी जी थे उन्होंने क्या कहा कि प्यारे, डियर यू हैव एन एक्सीलेंट एम, तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। टुमारो द किंग इज़ गोइंग टू पास दिस वे, कल राजा यहाँ से गुजरने वाला है। टेक एन एम ऑफ हिज हेड, उसके सर पर निशाना लगाना। एंड ही विल गिव यू एन एक्सीलेंट रिवॉर्ड, और वह तुम्हें सबसे अच्छा इनाम देगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट डे द किंग पास्ड बाय। दोस्तों पास का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब पास मतलब गुजरना, सेकंड फॉर्म पास्ट। नेक्स्ट डे अगले दिन द किंग पास्ड बाय, राजा गुजरा। गोलू हिट आ स्टोन ऑन हिज हेड। और दोस्तों ये भी पास इंडेफिनिट का वाक्य जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। हिट का मतलब मारना, सेकंड फॉर्म भी हिट है इसलिए यहाँ पर हिट का ही यूज़ किया गया है। गोलू हिट आ स्टोन ऑन हिज हेड का अर्थ हुआ कि गोलू ने उसके सर पर एक पत्थर मारा। द किंग क्राइड इन पेन, राजा दर्द से चिल्लाया। एंड ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स, और अपने गार्ड्स को, सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया। टू गेट गोलू, गोलू को पकड़ने का, गोलू को लाने का। आगे देखिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, ही शुड बी whipped 100 times in open। क्या अर्थ हुआ? द किंग सेड, राजा ने कहा, ही शुड बी whipped 100 times in open। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और जब हम शुड का प्रयोग और ये पैसिव में यहाँ पर यूज़ किया गया, और जब पैसिव में इसका यूज़ करेंगे तो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। विप का मतलब होता है कोड़े मारना, चाबुक मारना। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग सेड, राजा ने कहा, ही शुड बी whipped 100 times in open, मतलब कि इसे खुले में 100 बार चाबुक मारे जाने चाहिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? राजा ने कहा, ही शुड बी whipped 100 times in open, उसे खुले में 100 बार कोड़े मारे जाने चाहिए। गोलू क्राइड फॉर फॉरगिवनेस। दोस्तों इसे भी आप नोट कर लीजिए, FORGIVENESS, फॉरगिवनेस। दोस्तों देखिए, जब मैं आपको कोई शब्द बताता हूँ, मैं आपने इस बात को नोटिस किया होगा, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, क्या है। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ आप एज इट इज़ वैसे ही उन्हें नोट किया कीजिए, ताकि आप उन्हें बाद में सही से यूज़ कर सकें। ये जो शब्द आप देख रहे हैं फॉरगिवनेस, ये एक नाउन है। यदि आप वर्ब को नोट करना चाहें तो वर्ब है इसकी FORGIVE। फॉरगिव नाउन है और फॉरगिव वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को माफ़ करना, और फॉरगिवनेस नाउन है जिसका मतलब होता है माफ़ी। तो दोनों शब्दों को आप नोट कर लीजिए। फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये नाउन है फॉरगिवनेस, जिसका अर्थ है माफ़ी या क्षमा। तो क्या अर्थ हुआ? गोलू क्राइड फॉर फॉरगिवनेस, जो गोलू माफ़ी के लिए चिल्लाया, या कह सकते हैं गोलू माफ़ी के लिए रोया। और दोस्तों यहाँ मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा। मैंने आपको बताया यहाँ पे इससे 2 शब्द बनते हैं। ये तो नाउन है जिसका मतलब होता है माफ़ी, और यदि आप इसमें से नेस हटाएंगे तो ये हो जाएगा फॉरगिव, जिसका मतलब हो जाएगा माफ़ करना, जो कि एक वर्ब है। तो मैं आपको आज एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, तो दोस्तों आप इसे ज़रूर करें। होमवर्क करना भी ज़रूरी है सीखने के लिए। तो दोस्तों आप इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके 2 वाक्यों को बनाएं। आपको वर्ब का भी यूज़ करना है जो कि है फॉरगिव, और दूसरा शब्द है फॉरगिवनेस जो कि है नाउन। तो आप 2 अलग अलग वाक्य बनाएं, और उन वाक्यों में आप एक वर्ब का प्रयोग करें और एक नाउन का प्रयोग करें। दोनों को ही 2 आप वाक्य बनाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि उसमें कोई भी करेक्शन होगी या कुछ होगा तो मैं उसमें ज़रूर आपको रिप्लाई करके बताऊँगा। आगे देखिए। बट द किंग डिड नॉट फॉरगिव हिम।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों जैसा अभी आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया फॉरगिव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। आप ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव का सेंटेंस बनाते हैं तब हमें डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। अब यहाँ इसकी मीनिंग को देख लीजिए। बट लेकिन द किंग राजा ने डिड नॉट फॉरगिव हिम, उसे माफ़ नहीं किया। एंड ही वॉज टॉट अ गुड लेसन। दोस्तों ये जो वाक्य है इसके स्ट्रक्चर को आप जान लीजिए। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या वर्ब का यूज़ किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये थर्ड फॉर्म है। दोस्तों टीच का मतलब होता है पढ़ाना या फिर सिखाना, और ये थर्ड फॉर्म है TAUGHT, नोट कर लीजिए। वैसे दोस्तों ये सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन यहाँ इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बट द किंग डिड नॉट फॉरगिव हिम, लेकिन राजा ने उसे माफ़ नहीं किया। एंड ही वॉज टॉट अ गुड लेसन, और उसे एक अच्छा सबक सिखाया गया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है और मैंने पूरी कोशिश की है एक एक स्ट्रक्चर को कवर करने की। फिर भी यदि कहीं भूल हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, आपको लगता हो कि आपने कुछ सीखा है, मैंने आपकी इंग्लिश सीखने में मदद की, तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सिर्फ लाइक ना करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आप लोगों का जो ये छोटा जो सब्सक्राइब होते हैं या फिर जो आप लोग लाइक करते हैं, दोस्तों यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है आगे और भी काम करते जाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपको वाकई में आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ लाइक से ही काम ना चलाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।